आवाज। ये तस्वीरें सिर्फ किन्हीं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जिससे देश भर में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी खरीदार जूझ रहे हैं। पूरे पैसे देने के बावजूद घरों की क्वालिटी ऐसी कि जिसे घर कहना भी शायद मुनासिब ही नहीं। कहीं गिरती छत है तो कहीं नालियों से बहता पानी, कहीं लिफ्ट बेकार है तो कहीं सोसाइटी में आवारा गर्दी करते जानवर, और इन सबके अलावा एक और समस्या है जिसने घर खरीदारों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है, घरों की डिलीवरी में देरी। तो क्या ये बड़ी समस्याएं महीने दर महीने, साल दर साल यूं ही मुंह बाए खड़ी रहेंगी या प्रशासन और सरकार इनका समाधान लेकर आएंगी? और क्या रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट मझदार में फंसे इन घर खरीदारों के लिए साहिल बनेगा? इन्हीं मुद्दों पर हमारा आज का पहरेदार है, जिसमें मेरे साथ है जाने माने कंज्यूमर वकील ML लाहौटी, इंटीग्राट बिजनेस एडवाइजरी के फाउंडर वेंकट राव और रियल एस्टेट कंज्यूमर एक्टिविस्ट और नेफुआ के प्रेसिडेंट अभिषेक कुमार। इन सबसे हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मैं सवाल उठाना चाहूंगी। क्या ये सेवा में कमी नहीं है? आपसे पूरे पैसे लिए जाते हैं लेकिन घर आपको मिलता है आधा अधूरा। प्रोजेक्ट ऐसा मिलता है जिसमें लिफ्ट नहीं काम कर रही, स्विमिंग पूल में गंदा पानी भरा हुआ है और फायर सेफ्टी के नाम पर टूटे फूटे इक्विपमेंट्स आपको बिखरे हुए दिख जाएंगे, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। अभिषेक, आपसे पहला सवाल। हमने जो तस्वीरें दिखाई ये नोएडा NCR की है, लेकिन मुझे लगता है देश में और भी कई प्रोजेक्ट्स होंगे जहां पर लोग इसी तरह बुरे हाल रहने के लिए मजबूर हैं। आप देखेंगे कि बिल्डर जल्दीबाजी में पोजीशन, एक तो बिल्डर पोजीशन डिले कर रहे हैं, लेकिन जब उस पर प्रेशर बनता है तो जल्दीबाजी पोजीशन देने के चक्कर में आधे अधूरे प्रोजेक्ट को वे पोजीशन नहीं देते हैं। आप देखिए, आए दिन हम लोग देखें नोएडा में क्या कभी छत गिर जाता है तो उनके लिफ्ट की दरवाजा खुल जाता है, लिफ्ट भी ऊपर नहीं पहुंचता, जिससे घटनाएं घटती है। अब मैं मान के चलता हूं कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, क्योंकि ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वे पहले क्वालिटी चेक करें, उसके बाद पोजीशन के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो उनको देना है उसके बाद दे। लेकिन अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी से भागती है, जिससे बिल्डर का मन बढ़ता है। अब बिल्डर मनमानी करते हैं। अब बिल्डर पे आप कंप्लेन लेके जाइए तो वे बोलते नहीं जी अभी मैं आपको तो अभी 2 साल तक मैं देखूंगा, इसको 3 साल देखूंगा। उनको किसी की जान की कोई भी परवाह नहीं है। और क्या नोएडा के अलावा इस तरह की परेशानी आपको दूसरे शहरों से भी मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह मिलती है। यहाँ पर नोएडा के अलावा मैं मुंबई महाराष्ट्र की बात करूं या फिर मैं मतलब कहीं छोटे छोटे शहरों की भी बात करूं जहां पर आए दिन घटनाएं घटती रहती है। कंप्लेन होने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है। इवन वे रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाते हैं तो वहां भी बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि किसी की जान चली जाती है, उस पर FIR भी नहीं होती है। मतलब ये इतनी बड़ी नेक्सस हो चुकी है जिसपे कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती। जान के साथ खिलवाड़, पूरे पैसे लेने के बाद खराब कंस्ट्रक्शन, खराब विसिनिटी वाले प्रोजेक्ट्स में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। वेंकट राव, आप बताइए क्या रेरा इन लोगों की मदद कर पाएगा? क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो पास्ट में डिलीवर हो चुके हैं, अब लोग वहां पर रह रहे हैं लेकिन सामना कर रहे हैं बिल्डर की बेरुखी का और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्या रेरा इनकी मदद कर पाएगा या इनके लिए कंज्यूमर कानून ही है जो इनकी मदद करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेरा एक प्रोस्पेक्टिव एक्ट है। पहली बात तो इसमें कोशिश किया गया है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जिनमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट अब तक बिल्डर ने नहीं लिया है या इशू नहीं हुआ है, उनको इस प्रावधान के अंदर लाने की कोशिश की गई है और आया हुआ है। हम बाकी बातें करेंगे क्या डाइल्यूशन है क्या नहीं है, बट बेसिक पर्पस ये था कि जितने भी प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट आज चल रहे हैं जिनमें कंप्लीशन नहीं आया हो, उनको तो इस प्रावधान के अंदर लाया जाए। और काफी स्ट्रिंजेंट कानून बनाया गया और कंज्यूमर्स को काफी फेवरेबल कानून बनाया गया जो जरूरी भी था। तो अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए तो यस, आपका सवाल का जवाब मैं कह सकता हूं कि ऑन कंप्लीशन नहीं है तो उनको रजिस्टर कराना है और कानून में आ जाएंगे। जो लेकिन ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है या जो कंप्लीशन लेके इतने सालों से लोग रह रहे हैं, उसमें देखिए एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के अंडर जो भी उनके रहे हैं, कंज्यूमर कहिए या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के, वही एनफोर्स हो सकते हैं। थैंक यू। क्योंकि आप एडवाइस करते रेरा पे, पर मैं क्योंकि आप कंज्यूमर की भी सुनते, इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। मैं जानती हूं ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहां पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर
लोग 2, 4, 5 साल से रह रहे हैं, फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। और अगर मैं उदाहरण दूं तो आम्रपाली ज़ोडियाक, और यहां इस प्रोजेक्ट में मैं गई थी, वहां मुझे पता चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फ्लैट का। जबरन आम्रपाली कंस्ट्रक्शन उनसे वसूली कर रहा है मेंटेनेंस के नाम पर पैसे। लेकिन अब वो क्या करें, क्योंकि वो प्राधिकरण से कई सारी मीटिंग्स कर चुके हैं, लेकिन ये जरूरी बात, रजिस्ट्री नहीं हुई है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है अभी तक अथॉरिटी ने। सर कंप्लीशन नहीं है, अगर आप मेन एक्ट की इंटेंशन पे जाएंगे तो वहां वो प्रोजेक्ट नेचुरली अब रेरा में आ जाएगा और वो रजिस्ट्रेबल बन जाएगा। अब जैसे ही रजिस्ट्रेबल बनता है, जो भी, चाहे वो 10 साल पहले भी अगर फॉर एग्जाम्पल लिया हो, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट यस लेट्स एज्यूम विच वाज नॉट टू बी डन हैज बीन डन, तो वो आ जाएंगे। तो जो भी क्लॉसेस अपने प्रोविजन के अंदर 14 के अंदर, अपने सेक्शन 14 के अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की कहिए या वर्कमैनशिप कहिए या एनी अदर रीजन तक का काफी एलॉबरेशन किया गया, और 5 साल तक की राइट्स अब कंज्यूमर पे है वो एनफोर्स करे कि अपना जो भी डेफिशिएंसी इन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज या वर्कमैनशिप रही है उसको रेक्टिफाई कराना तो पड़ेगा। रेरा का सेक्शन 14 है, अगर खराब कंस्ट्रक्शन है तो अब जब आप घर लेंगे तो 5 साल तक बिल्डर जिम्मेदार होगा। लेकिन अभी जो लोग बुरे हालत में रहने के लिए मजबूर हैं, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन खराब है, लाहौटी साहब वो अपना दुखड़ा लेकर कहां जाए, कैसे बुलंद हो उनकी आवाज? ये एक सिंपल इसका जवाब नहीं है, क्योंकि रेरा के अंदर 3 प्रोविजंस हैं। एक सेक्शन 3 है, एक सेक्शन 14 है और एक सेक्शन 37 है। 3 के अंदर यदि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिली है और प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बना है अंडर सेक्शन 14, तो वो लोग, चाहे वो 2 साल पुराना प्रोजेक्ट हो चाहे 5 साल पुराना हो, वो रेरा अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। और सेक्शन 37 में भी अथॉरिटी को पावर है कि जरूरत पड़ने पर वो इसकी छानबीन करके डायरेक्शन इश्यू करे। और जैसा कि आप जानते हैं, ये कोई मुद्दा एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। आप लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स का जो CWG है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर आज लड़ाई सिर्फ यही है कि डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज, अर्थात जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, जो ब्रोशर के अंदर सपने दिखाए थे, वो चीजें कहीं भी नहीं है। इसके अलावा एक्सोटिका के प्रोजेक्ट हैं, ये सब केसेस हम लोग कर रहे हैं नेशनल कंज्यूमर फोरम में, और सब में, दोनों प्रोजेक्ट में एक ही बात है, प्रोजेक्ट कंप्लीट कहकर और एलओटीज को दे दिए गए। एलओटीज जब मूव इन किए, उनको लगा कि इनके अंदर ये डेफिशिएंसीज है, और चूंकि उस वक्त रेरा नहीं आया था तो हम लोगों को नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ा। अब प्रश्न ये है कि जो स्टेट जैसे यूपी ने, हरियाणा ने डायलूट किए रेरा को, उसके बाद क्या ये पुराने प्रोजेक्ट, यदि उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी इश्यू हो गई है, तो क्या वो रेरा अथॉरिटी के पास जा सकते हैं? मेरा पर्सनल व्यू ये है कि नहीं, रेरा अथॉरिटी को रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होने के कारण कोई अधिकार नहीं होगा, न वो रजिस्टर्ड हैं और उनके केसेस भी किसी भी हालत में इसमें फॉल नहीं करेंगे। किंतु जो भी प्रोजेक्ट हैं जो रेरा के बाद आए या जिस पर रेरा लागू है, उसके अंदर जो इनकम्प्लीट बोलकर आए या जहां कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी नहीं मिली है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट रेरा अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, इसी ग्राउंड के अंदर कि स्पेसिफिकेशन सेक्शन 14 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सेवा की कमी के दायरे में तो आएगा ही। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा, किंतु जैसा कि मैंने कहा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के पास जाना होगा, रेरा के पास आप नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप स्टेट फोरम्स में जा सकते हैं, नेशनल फोरम में जा सकते हैं। लेकिन लाहौटी जी ने एक सवाल ये उठाया कि अलग अलग राज्य जो हैं अपने तरीके से नियम कायदे बना रहे हैं, और ये वेंकट जी मुझे बताइए, कंज्यूमर के हाथ मजबूत करने की जगह कमजोर कर सकता है? यस, कंज्यूमर का जो है इश्यूज हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये देखिएगा, अगर आप एक्ट सेक्शन 3 देखेंगे, उसमें प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग एज ऑन डेट, जहां पे कंप्लीशन आपको आया नहीं है, उनको दायरे के अंदर रखा गया है। तो इंटेंशन ऑफ द एक्ट इज वेरी क्लियर कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। बट अब आप स्टेट्स में जाएंगे, कहीं जगहों पे वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का एक डेफिनेशन या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का एक डेफिनेशन को डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप सेंट्रल रूल्स देखेंगे जो सेंट्रल के दायरे के अंदर, उन्होंने तो एक्सक्लूसिवली रखा गया है, बट स्टेट्स में
वो मॉडल रूट्स को भी थोड़ा डाइल्यूशन की तरफ जाया जा रहा है। खास करके यूपी में देखें तो यूपी में ये प्रोविजंस रही हैं पीछे की कुछ कंप्लीशन हो या पोसेशन आने के बाद हैंडओवर कर दिया हो, तो उस पर काफी हमारे मित्रगण जो बैठे हुए हैं काफी एक्टिव रहे एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल, राज्यों का इस तरह से नियम कायदों को बदलना और ढीलाई बरतनी जो है अभिषेक जी महंगा पड़ सकता है। मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि सेक्शन 91 रेरा में क्लॉज है कि आप अभी हो क्या रहा है, स्टेट बिल का सब्जेक्ट को ही चेंज कर दे रहा है, जबकि उनको पावर मिला है कि वे रूल बनाए, सब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 91 में क्लियर लिखा हुआ है कि स्टेट सिर्फ रूल बनाएंगे, अगर रेरा में कुछ भी चेंज होगा तो वे सेंट्रल से चेंज होगा, स्टेट उसको सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर ये सारे स्टेट अगर इसको चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो हम लोग इसको ऑब्वियसली हम लोग कोर्ट में भी इसमें अपील करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। आप सब्जेक्ट को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ये मान के चल रहे हैं डेवलपर्स के प्रेशर पे आके ये सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो ये हो सकता है 1-2 महीने के लिए हो सकता है चेंज, लेकिन अगर हम कोर्ट में अपील करेंगे तो वापस से ये बिल्कुल, तो कंज्यूमर चुप नहीं रहने वाला है। नेफुआ से यहाँ अभिषेक बोल रहे हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे, नियम कायदों को अगर इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाएगा तो वो अपनी आवाज बुलंद करने वाले। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी वापस आ रहे हैं। रियल एस्टेट में चल रही धांधली और फ्रॉड पर है हमारी नजर आज पहरेदार में। घर के पोजेशन में देरी की शिकायत देश भर में आपको मिलेगी, लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में 10 साल तक काम ही ना हो तो ये एक फ्रॉड की आशंका जगा देता है। 10 साल पहले जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया लंबे चौड़े वादों के साथ, वो जमीन पर जब ना उतरे तो घर खरीदारों का बिल्डर से भरोसा उठना स्वाभाविक है। हैदराबाद का बहुचर्चित एलियन स्पेस स्टेशन एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसके खरीदार अपने घर के हक के लिए कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं। स्पेस स्टेशन की तर्ज पर टाउनशिप, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 12,000 वर्ग फीट में फैला क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और ऐसी ही ढेरों खूबियां। यही था 10 साल पहले हैदराबाद में एलियंस ग्रुप के प्रमोटर्स का वादा। इन टाउनशिप के 18 टावर में करीब 2100 फ्लैट बनने थे, लेकिन 10 साल बाद भी ये स्पेस स्टेशन तो नहीं बना। इसमें घर बुक करने वालों के सपने स्पेस में लटक जरूर गए। सब मिला के 35 लाख हो गया। उसके बाद फिर इन लोगों ने मेरे को 13 में कुछ पैसा मांगा, फिर मैंने इनको 13 में पैसा दिया। इन्होंने ये कह के कहा कि आपको फ्लैट 2-4 महीने में मिल जाएगा, और उसके बाद से इन लोगों ने बात करना बंद कर दिया। कुछ अभी बात किया है 2015 के आसपास, जहां इन लोगों ने फिर मुझसे कहा कि आप चाहें तो इस फ्लैट को बेच दें, हम एक बार में आपको पूरा पैसा दे देंगे। लेकिन इन लोगों ने ना जाने क्या किया, उसके बाद आज तक मुझसे बात नहीं की ढंग से, और अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि इस फ्लैट में कोई और रह रहा है। 2011 में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट में काम ना के बराबर हुआ है। प्रोजेक्ट में करीब 1600 लोगों ने घर बुक किए, लेकिन देरी को देखते हुए काफी लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। हालांकि इस कैंसिलेशन के बावजूद उन्हें रिफंड नहीं मिल सका। कई लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर कैंसिलेशन कर दिया, और वो रिफंड के लिए इनके ऑफिस के चक्कर सालों साल से लगा रहे हैं, और रिफंड हो नहीं रहा है। वो बोलते हैं 1 महीने बाद देंगे, 10 इंस्टॉलमेंट में देंगे, 20 में देंगे, और कई लोग सालों से वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को चेक भी दिया प्रेशर में आके, लेकिन वो चेक भी बाउंस हो गए। पैसे रिफंड तो नहीं दे देंगे, अगर चाहिए तो कैंसिल कर सकते हो, और कैंसिल करने के बाद जो भी मिलेगा है वो आधा 50% थ्रू लैंड से दे देंगे। शमशाबाद में उसका कुछ लैंड है। प्रोजेक्ट में देरी और कामकाज की रफ्तार देखकर ग्राहकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। 2014 में इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर हरी चल्ला को पुलिस ने 2 महीनों के लिए जेल में भी रखा। इन सब के बीच बिल्डर ने ग्राहकों को रिवाइज पेमेंट डिमांड की चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी हैं, और लोगों की माने तो ये फिरौती से कम नहीं है। लोगों से वो एग्रीमेंट ऑफ सेल रिवाइज करा रहे हैं आज की डेट से, जिससे कि ये जो रेरा आ रहा है, रेरा आने वाला है, उसके एम्बिट में ना आए, कि रेरा में ये फंस ना पाए। एग्रीमेंट हमारा आज से रहेगा तो इनको 3-4 साल और मिल जाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। और अगर जो भी साइन नहीं कर रहा है उसको ये थ्रेटनिंग मेल भेज रहे हैं कि कैंसिल कर देंगे आपका फ्लैट अगर आप ये एग्रीमेंट ऑफ सेल। अगर आप एग्रीमेंट ऑफ सेल पढ़ेंगे रिवाइज वाला, तो ये टोटली वन साइडेड है। उसमें ये लिखा गया है कि आप जितने भी सारे केस चल रहे हैं वो वापस लीजिए, और आप ये बोलिए कि हम फ्यूचर में कोई केस नहीं करेंगे। इससे तो हमारे सारे राइट्स भी छिन जाएंगे। एलियन स्पेस स्टेशन के खरीदारों ने करीब 50 केस एनसीडीआरसी में दर्ज कराए हैं।
313 केस तेलंगाना के कंज्यूमर फोरम में हैं और करीब 300 लोग इस बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। इस मामले में बिल्डर का पक्ष जानने के लिए हमने उनसे संपर्क की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे सवालों के जवाब देने से मना कर दिया। ऐसे में एलियंस के खरीदारों का बिल्डर की नीयत पर शक करना हमें भी जायज लग रहा है। ग्रुप का नाम एलियंस, प्रोजेक्ट का नाम स्पेस स्टेशन। एक सवाल तो हमेशा जो मेरे जहन में उठता है कि ये नाम कहां से ढूंढ कर लाते हैं। लेकिन देखिए, स्पेस स्टेशन से जो है कहीं ना कहीं जब कूदे हैं लोग तो खजूर पे भी नहीं अटके, आसमान से कूद के वो सीधा जमीन पर गिर गए, फ्लैट पैसे ले लिए गए, 10 साल से इंतजार जारी है। लॉटी जी, लीगल ओपिनियन, इस प्रोजेक्ट के खरीदार सैकड़ों एफआईआर करा चुके हैं, दर्जनों मामले कोर्ट में चल रहे हैं। क्या मौजूदा कानून के दायरे में इन्हें इंसाफ मिलेगा? देखिए प्रियंका, मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि यूनिटेक वाला जो फ्रॉड हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने बहस की थी, उसके बाद उनके जो चंद्रास वगैरह सबको सुप्रीम कोर्ट में कॉल किया गया। और इसके अलावा भी इस प्रकार के सपने दिखाना, पैसे कलेक्ट कर देना, एग्रीमेंट चेंज करवाना, केस विड्रॉ कराना, ये प्राय सब बिल्डर कहीं भी हो, हैदराबाद हो, एनसीआर हो, कलकत्ते वगैरह सब जगह हो रहा है। हम लोग इतने सारे केस में एक ही चीज देखते हैं ये। अब प्रश्न है कि इनको करना क्या चाहिए। अच्छा किया एफआईआर की। पहली बात तो इनको जो मॉडिफाइड या चेंज एग्रीमेंट है वो किसी हालत में साइन नहीं करना चाहिए। और अब यदि तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के अंदर रेरा आ गया तो चूंकि रेरा के अंदर रेमेडी शॉर्ट है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो मेरी ओपिनियन है कि वो रेरा में जाएं। कोई कारण से रेरा में नहीं जाते और कलेक्टिवली 1 करोड़ के ऊपर आ सकते हैं तो दिल्ली में जो नेशनल कंज्यूमर फोरम है उसमें आए। और यहाँ समय जरूर लगेगा, 1.5 साल लग सकता है, किंतु इन्होंने जितनी भी बातें कही उनको उनकी रेमेडी नेशनल कंज्यूमर फोरम या नेशनल कंज्यूमर के बाद जैसे यूनिटेक में हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए, पार्सनाथ में हम सुप्रीम कोर्ट आए और CWG वगैरह के केसेस के अंदर इसी प्रकार से रिलीफ मिलती है। इनको डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ कुछ समय जरूर लगेगा। और जैसा कि मैंने कहा इस हिसाब से रेमेडी और एग्रीमेंट किसी वक्त हालत में जरूर लगेगा और इसी वक्त को कम करने के लिए ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडीज इनकी मदद करेगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि हैदराबाद के निवासियों को जल्द इंसाफ मिले। एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। रियल एस्टेट में जोरों से चल रहा है फ्रॉड का कारोबार और इसी फ्रॉड की रोकथाम के लिए अब नया रियल एस्टेट कानून अहम भूमिका निभाएगा। बिल्डर को सजा हो सकती है, तो कितनी सजा हो सकती है और क्या राज्य इस सजा के प्रावधान में भी बदलाव कर रहे हैं? वेंकट, आप मुझे बताइए, ये जो सजा वाली बात है ये कहीं ना कहीं दिलासा जरूर दिलाती है कि अगर मेरा घर नहीं देगा वो बिल्डर तो जा सकता है जेल, फाइन दे सकता है। जी देखिए, जो प्रावधान है वो प्रिंसिपली ये कहा जाएगा कि 10% तक कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का वो पेनलाइज कर सकते हैं आप बिल्डर पे। अब वो नॉन रजिस्ट्रेशन पे 10% है और अदर प्रोविजंस के लिए 5% तक है। तो अगर वो ऑर्डर पास होने के बाद अगर वो उसका उल्लंघन करता है, वो कंप्लाई नहीं कर पाता है, 10% पे नहीं कर पाता है, तब 3 साल तक की सजा हो सकती है। उस पे भी ये कहा गया है कि वो 3 साल की सजा भी वो फर्दर 10% तक, अप टू 10% तक, अगर आपको कंपाउंडिंग करा लेता है, फर्दर 10% तक फी दे देता है, तो वो बाहर निकल सकता है। फाइन और जेल दो बातें क्यों? फाइन भी लीजिए, जेल भी भेजिए, क्यों अभिषेक? मैम, ये कंफ्यूज करने वाली बात है। जो मुझे लगता है कि रेरा में एक चीज कमजोर है, बिल्डर को सजा का प्रावधान। मेरा मानना है कि इसमें सजा कड़ा से कड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिल्डर्स अगर आप देखेंगे जेल जाएंगे तो तुरंत बेल ले लेंगे और ये जेल तक जाएंगे जब वे फाइन नहीं दे पाएंगे। तो बिल्डर जो फाइन भी देगा वे बायर्स का पैसा से देगा। तो मुझे लगता है कि रेरा में थोड़ा सा सजा का प्रावधान और स्ट्रांगली होना चाहिए था। यहाँ ML लाहौटी जी, आपसे मैं आखिरी सवाल, रेरा आ रहा है, जब कोई कंज्यूमर बिल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो उसे रेरा में जाना चाहिए या कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए या दोनों ही जगह अपनी आवाज उठानी चाहिए? नहीं, पहले यदि रूल्स डायलूट नहीं किए स्टेट ने तो रेरा में जाना चाहिए, किंतु यदि एक्ट का प्रावधान इतने रूप से बदला गया है, इतना दुरुपयोग किया गया है जैसे यूपी में किया है, तो मेरी समझ में रेरा में कोई विशेष लाभ नहीं होगा। और हरियाणा में भी यही परिस्थिति है। जैसा कि आप देखेंगे किस टाइप के प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन होने थे, किस प्रकार की पेनल्टी लगनी चाहिए, किस टाइप का कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, ये सब जो प्रोविजन पार्लियामेंट ने पास किए और जो यूपी में आए हैं उनके अंदर कहीं कोई समानता नहीं है, एक्सट्रीम डिफरेंसेस हैं। यूपी एक्ट 100%
बिल्डर के फेवर में है। बिल्कुल, इसलिए यदि इस तो प्रकार राज्यों कोई का रूल रोल या इसीलिए एक्ट बढ़ आया है, जाता है क्योंकि अब आपके पास एक कानून है, इसका इस्तेमाल सही दिशा में करेंगे तो कंज्यूमर को फायदा होगा और सही दिशा में नहीं करेंगे तो फिर से एक ऐसा कानून बन जाएगा जो कंज्यूमर के हाथ मजबूत करने के बजाय कहीं कमजोर ना कर दे। मेरे सारे मेहमानों का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, हमारे साथ उन्होंने अपनी बात शेयर की, शुक्रिया। और पहरेदार में मेरे साथ इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार। ओए जयदीप